हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। हम आपको स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। टिल देन शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। चलो, तो अब आ गई है बारी मेरे फेवरेट पार्ट की, जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अभी तक हम खत्म कर चुके हैं हमारा सारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन, और अब बारी आती है किस चीज की? अपने नॉलेज को अप्लाई करने की। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स, कोई भी टॉपिक पे अगर आप अटको या भूल जाओ या गलत हो जाए तो बिल्कुल अफसोस नहीं करना, निराश नहीं होना। अब आपको ये समझना है कि वो टॉपिक थोड़ा वीक है, जाना है, उसको पढ़ना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है और वापस से मेरे साथ ये सेशन देखना है, और इसी बात पे वो टॉपिक आपका क्या हो जाएगा? रिवाइज भी हो जाएगा और आपका वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूं, वो है क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस लीस्ट फ्रिक्शन? सबसे ज्यादा कम फ्रिक्शन किस में प्रोड्यूस होता है? तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किस में होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन में। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, सरफेस को इंटरलॉकिंग का ज्यादा टाइम मिल गया, तो इसीलिए फ्रिक्शन ज्यादा है। ओवरकम करने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आता है स्लाइडिंग, और सबसे कम जिसमें अप्लाई होता है वो क्या है स्टूडेंट्स? रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी स्फेरिकल शेप का है, व्हील का है, और यहां पे सबसे कम फ्रिक्शन अप्लाई होगा। इज दैट क्लियर? सो यहां आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, रोलिंग फ्रिक्शन। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। फ्रिक्शन ऑलवेज ए ऑपोजिट्स द मोशन, बी helps the motion, C both A and B। अब एक बात बताओ, फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है? हेल्प करता है? कभी नहीं, अपोज करता है। हेल्प कर रहा होता ना तो वो ऑब्जेक्ट को रोक कैसे पाएगा? ऑब्जेक्ट तो मूव ही होता रहेगा, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से तो ऑब्जेक्ट रुक पाते हैं, रेस्ट पे आ पाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, इट ऑलवेज ऑपोजिट्स द मोशन। कहीं भी अगर आपको टायर को ब्रेक लगा के रुकवाना है, या आपको खुद रुकना है, या बॉल को रुकवाना है, तो हर जगह फ्रिक्शन अप्लाई होता है, जिसकी वजह से एक मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ पाता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में आके रोकने की कोशिश करेगा। समझ आया? चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय। अब फ्रिक्शन किन चीजों से कम होता है? तो ये याद रखना, सिंपल, जब भी आप कंफ्यूज हो जाओ रिड्यूस और इंक्रीज में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कहीं पे रिड्यूस करना है, कहीं पे इंक्रीज करना है, तो बस ये पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है? जब भी आपको फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको उस जगह पे, जल्दी बताओ क्या करना पड़ेगा? फ्रिक्शन कम करना है तो उस जगह की स्मूथनेस बढ़ा दो। क्या कर दो? स्मूथनेस बढ़ा दो, ऑयल कर दो, ग्रीस कर दो। तो इस चीजों से फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन अपने आप कम हो जाएगा, आपने स्मूथनेस बढ़ा दी। जब भी आपको फ्रिक्शन इंक्रीज करना है, रफनेस बढ़ा दो। क्या कर दो? रफनेस बढ़ा दो। अब रफनेस के लिए क्या करोगे? आप खुद सोचो, जिसमें भी इरेगुलरिटीज हो, सैंड ऐड कर दो, ऐसी चीजें जिनकी इरेगुलरिटीज, खुरदुरापन, रफनेस ज्यादा है, वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा। समझ आई बात? चलो, अब यहां पे है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय। तो रिड्यूस में हमने क्या पढ़ा था? ऑयल, ग्रीस, पाउडर। पाउडर का भी यूज करते हैं कैरम में यार, कैरम की गोटियां स्लाइड करने के लिए आराम से पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है ना। ग्रीस, आपकी जो साइकिल्स होती हैं, बाइक्स होती है, उसमें ग्रीस लगता है ना मशीन में, ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, ऑयल आपके मशीन के पार्ट्स में, गेट्स में, हर जगह तो ऑयल लगता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन अगर इंक्रीज हो गया
तो क्या होगा, आपकी जो मशीन जब खराब हो जाएंगी तो फ्रिक्शन यहाँ पे डिक्रीज करना पड़ता है, और इसीलिए हम क्या ऐड करते हैं, इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये स्मूथनेस बढ़ा देते हैं। समझ आई बात? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। इज दैट क्लियर? चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, whenever the surfaces in contact tend to move or move with respect to each other, the force of friction comes into play. जब भी कोई ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है और वो मूव कर रहा है एक दूसरे के रिस्पेक्ट से, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कब इनटू प्ले आता है? ओनली इफ द ऑब्जेक्ट आर सॉलिड। जब ऑब्जेक्ट सॉलिड है तभी फ्रिक्शन आएगा, जब ऑब्जेक्ट लिक्विड है तभी फ्रिक्शन आएगा। ओनली इफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लिक्विड तब फ्रिक्शन आएगा। ओनली इफ वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट इज गैस तब आएगा। इट इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, फ्रिक्शन अप्लाई होगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी। इट इज इर्रिस्पेक्टिव हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, फ्रिक्शन तीनों में ही अप्लाई होगा। समझ आई बात? चलिए, वेरी गुड। चलो, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, टू शार्पन द ब्लेड ऑफ अ नाइफ बाय रबिंग इट अगेंस्ट अ सरफेस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट सूटेबल? अब अगर आपको एक ऑब्जेक्ट है, ब्लेड है, उसको शार्प करना है और आपको उसको एक सरफेस, ऐसे अपन को जब भी सिजर शार्प करनी होती है यहाँ या चाकू शार्प करने होते तो अपन एक सरफेस के अगेंस्ट घिसते हैं ना उसको। अब आप क्या, कौन सा सरफेस यूज करोगे? आप उसे पत्थर पे घिसोगे, आप उसे एक प्लास्टिक पे घिसोगे, आप उसे एक वुडन ब्लॉक पे घिसोगे, आप उसे एक गैस पे घिसोगे, किस पे घिसोगे? आपने यूजुअली नोटिस करा होगा कि आपके घरों में लोग स्टोन लेकर आते हैं, ठीक है? ये जो स्टोन होता है ये अब्रेसिव की तरह काम करता है। जैसे ही इसको घिसते हैं ना, वो चीजें हमारी शार्प हो जाती है। जैसे नाइफ हो गया, जो घरों में चाकू होते हैं वो हो गए, कैंचियां होती हैं वो शार्प हो जाती हैं, जो ब्लंट हो जाती हैं। तो ये स्टोन काम करता है। प्लास्टिक तो कट जाएगा, वुडन तो ऑलरेडी खुरदुरा है, खुद ही कट जाएगा वो। गैस ब्लॉक तो कुछ भी असर नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, स्टोन। इज दैट क्लियर? चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्मूथ सरफेस? इनमें से कौन सा स्मूथ सरफेस नहीं है? ए, सरफेस ऑफ अ वेट सोप, बी, सरफेस ऑफ अ टायर, सी, ग्लेज टाइल्स, डी, सरफेस ऑफ अ मिरर। इनमें से कौन सा स्मूथ सरफेस नहीं है? क्या वेट सोप वाला स्मूथ सरफेस नहीं है, या टायर का सरफेस स्मूथ नहीं है, या टाइल्स जो ग्लेज शाइनी टाइल होती है वो स्मूथ नहीं है, या मिरर का सरफेस स्मूथ नहीं है? तो कितना आसान है यार। ये जो टायर है वो स्मूथ का होता है, वो तो कुछ खुरदुरा टेयरिंग डिजाइन टाइप का रहता है ना, वो स्मूथ का है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सरफेस ऑफ टायर्स। इज दैट क्लियर? चलो, coming to next question, question number 7, a toy car released with the same initial speed will travel farthest on। अगर एक टॉय कार है और वो एक इनिशियल स्पीड से चली तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस, फारदेस्ट डिस्टेंस मतलब सबसे दूर, फार वाला, मोस्ट फार, फारदर मोर डिस्टेंस किसमें ट्रैवल करेगी? तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस किस में ट्रैवल होगा? जहां पे सबसे कम फ्रिक्शन होगा। जहां पे सबसे कम फ्रिक्शन होगा। सबसे कम फ्रिक्शन मतलब सरफेस स्मूथ होगा। अब आई बात दिमाग में? समझ आया लॉजिक? जब भी कोई चीज ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है उसका मतलब सबसे कम फ्रिक्शन। सबसे कम फ्रिक्शन मतलब स्मूथनेस तो ज्यादा होगी। तो अब आपको बताना है इनमें से सबसे ज्यादा स्मूथ सरफेस कौन सा है। ठीक है, कितना आसान कर दिया मैम ने आपके लिए। चलो, मड, रेत, मिट्टी स्मूथ है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, पॉलिश्ड मार्बल सरफेस ये स्मूथ है भाई। ठीक है, सीमेंटेड सरफेस खुरदुरा है यार। ठीक है, ब्रिक सरफेस ये भी खुरदुरा है। तो कितना आसान कर दिया। करेक्ट आंसर क्या होगा? पॉलिश्ड मार्बल सरफेस सबसे ज्यादा स्मूथ होगा। ये सबसे ज्यादा स्मूथ मतलब सबसे कम फ्रिक्शन। सबसे कम फ्रिक्शन मतलब सबसे ज्यादा हमारी कार, टॉय कार ट्रैवल करेगी, है ना। चलो, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8,
ल्यूब्रिकेंट, ल्यूब्रिकेंट क्या होता है? रिड्यूस करता है फ्रिक्शन, इंक्रीज करता है फ्रिक्शन। ए एंड बी दोनों ही, कभी रिड्यूस कभी इंक्रीज, या कुछ भी नहीं करता। तो सबसे पहली बात बताओ ल्यूब्रिकेंट होता क्या है? अब आपको याद आ जाएगा लुब्रिकेंट क्या होता है जैसे ही मैं उसके एग्जांपल्स लिखूंगी। ऑयल, ग्रीस, ग्रेफाइट, ये सब क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये सब ल्यूब्रिकेंट्स होते हैं और ये क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन। क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें क्या करते हैं? स्मूथनेस बढ़ा देते हैं, उसे इजीली ग्लाइड कराते हैं, स्मूथ इंक्रीज कर, स्मूथनेस बढ़ा दी सरफेसेस की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, रिड्यूस फ्रिक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is responsible for wearing out of a bicycle? अब बाइसाइकिल का जो टायर है वो खराब हो जाता है, घिस जाता है। वेयरिंग आउट का मतलब घिस जाना। तो एक बाइसाइकिल का टायर है वो घिस गया, तो वो क्यों घिसा? पहला, मस्कुलर फोर्स की वजह से घिसा, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से घिसा, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से घिसा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से घिसा? जल्दी से बता दो, किस वजह से घिसेगा? फ्रिक्शन फोर्स की वजह से घिसेगा ना। फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा? सरफेस की इरेगुलरिटीज हैं, आपस में घिसेंगे तो क्या करेंगे? उनके बीच में क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स आएगा। फ्रिक्शन फोर्स आएगा तो चीजें वेयर आउट भी करती हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन एज अ फोर्स। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फ्रिक्शनल फोर्स। इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टू, ठीक है, तो चलो, Which of the following is true about the friction? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फ्रिक्शन के लिए सही है? सबसे ज्यादा सही तरीके से फ्रिक्शन को कौन बता रहा है? ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन में गिवन है फ्रिक्शन कैन ओनली स्लो थिंग्स डाउन। फ्रिक्शन जो है वो चीजों को धीमे कर सकता है, बिल्कुल सही। दूसरी बात, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट ओनली अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव। फ्रिक्शन सिर्फ तभी एक्ट करता है जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सो कभी कभी फ्रिक्शन रेस्ट पे भी एक्ट करता है, जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है वो तब एक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट पे जब वो रेस्ट पे रहता है। तीसरा, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट ओनली अकर्स ऑन रफ सरफेस। तो जरूरी नहीं है कि फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ रफ सरफेस पे हो, कई बार वो स्मूथ सरफेस पे भी होता है। दो, फ्रिक्शन वहां पे कम होगा लेकिन फ्रिक्शन अप्लाई जरूर होता है। ठीक है, लास्ट है, फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अकर्स ओनली बिटवीन सॉलिड। नहीं, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ सॉलिड में ही फ्रिक्शन होता है, बिल्कुल नहीं। ये फ्रिक्शन फ्लूइड्स में भी होता है, जैसे गैस और लिक्विड्स में भी होता है। सो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। अब इन सब में से अगर किसी ऑप्शन को आप टिक कर सकते हो तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ, फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ नहीं लेकिन फ्रिक्शन चीजों को स्लो डाउन कर सकता है। इज दैट क्लियर? चलिए, so option number A will be the most suitable for this question. Now coming to next question, question number 11, the easiest way to move a heavy wooden crate is to। अब यहाँ पे एक बहुत ही भारी वुडन की क्रेट है और आपको इसको मूव करवाना है। ठीक है, तो या तो आप इसे एक ट्रॉली पे रख दो, तो आप इसे ट्रॉली पे रख दोगे। अब ट्रॉली में तो पहिए लगे होंगे, ठीक है, ट्रॉली में तो पहिए लगे होंगे। अब अगर आप इस क्रेट को रोप से एक एंड से बांध के, चलो पहले वाली सिचुएशन में हम देखते हैं। इन द फर्स्ट केस हमने यहाँ पे एक वुडन की क्रेट को ट्रॉली पे चढ़ा दिया। ठीक है, सबसे पहले ये वुडन की क्रेट सिर्फ ऐसे पड़ी थी। ओके, अब ये है बहुत ही ज्यादा भारी। अब अगर आपने इसको ट्रॉली पे चढ़ा दिया, तो ये जो ट्रॉली है, अभी जो वुडन क्रेट है, यहां पे हो रहा था स्टैटिक फ्रिक्शन जब वो रेस्ट पे थी, और जब आप उसको स्लाइड करोगे तो होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लेकिन जैसे ही आप उसको ट्रॉली पे चढ़ा दोगे तो ये जो व्हील्स हैं वो क्या है? सर्क्यूलर। और सर्क्यूलर जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो सबसे इजीएस्ट होता है ओवरकम करना। सो अगर आपने रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट करा दिया, सो अब आप इसको हल्का सा भी पुश करोगे ना, वो आराम से अपने आप रोल होने लगेगी, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम फोर्स में इजीली ओवरकम हो जाता है।
इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। अब दूसरे ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है कि टाई अ रोप ऑन वन एंड एंड पुल। अब यहाँ पे हमने एक एंड पे रस्सी बांधी और अब हम इसको क्या कर रहे हैं, अब हम इसको पुल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं, ठीक है। अब आप खुद बताओ, जब आप इसे पुल करोगे तो जब ये रेस्ट पे था, इस पे क्या अप्लाई हो रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। क्या अप्लाई हो रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आप जो इस पे फोर्स लगा रहे हो, सपोज आप इस पे फोर्स लगा रहे हो, पुल फोर्स लगा रहे हो, अब आपका फोर्स इतना ज्यादा होना चाहिए कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाए। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रिक्शन। तो आपको इतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि अब आप स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाओ। इज दैट क्लियर? रोलिंग फ्रिक्शन सबसे आसान था, तो उसको आप फटाफट से इजीली ओवरकम कर सकते हो हल्का सा फोर्स लगा के। लेकिन जहां पे ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इतना बल्की है, इतना भारी है, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा अप्लाई हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट को अगर आपको पुल करना है तो आपको बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि आप स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाओ, ठीक है। तीसरे सिनेरियो में अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे हम इसे पुल कर रहे थे। अब तीसरे सिनेरियो में आप इसे पुश करो। बात तो वही हो गई, पुश करने के लिए भी आपको इतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि आपका जो फोर्स है वो इतना ज्यादा हो कि वो स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाए। सो यहाँ पे दोनों ही केसेस में, चाहे वो पुल हो पुश हो, आपको बहुत हाई इंटेंसिटी फोर्स लगाना है ताकि आप स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाओ। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे दोनों पे आपको फोर्स ज्यादा लगाना है, लेकिन यही अगर आप इस पूरी वुडन क्रेट को एक ट्रॉली के ऊपर रख लो तो ट्रॉली से क्या होगा? जो उसके व्हील्स होंगे वो रोलिंग फ्रिक्शन जो अप्लाई करेंगे, अगर हम उसे हल्का सा भी फोर्स लगाएंगे तो वो इजीली ग्लाइड अवे या रोल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे आसान तरीका होगा क्योंकि सबसे कम इंटेंसिटी का फ्रिक्शन लगेगा जो इजीली ओवरकम हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। इज दैट क्लियर? चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, ड्रैग। ड्रैग क्या होता है? हमने पढ़ा था ये बहुत अच्छे से अपने लेक्चर में कि ड्रैग क्या है। क्या ड्रैग फ्रिक्शनल फोर्स है जो सॉलिड से अप्लाई होता है? क्या ड्रैग फ्रिक्शनल फोर्स है जो लिक्विड से अप्लाई होता है? क्या ड्रैग फ्रिक्शनल फोर्स है जो गैस से अप्लाई होता है? या ड्रैग वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो फ्लूइड से अप्लाई होता है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ये तो बहुत आसान सवाल है। ड्रैग फोर्स इज अप्लाइड बाय, फटाफट, बाय ऑल फ्लूइड्स, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। इज दैट क्लियर? चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, बॉल बियरिंग। जो बॉल बियरिंग होती है, ये जो हमारे ऐसे होते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी कह सकते हो बॉल जैसे अटैच होती हैं, जिनको हम बॉल बियरिंग्स कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं, कोई चेंज नहीं लाते फ्रिक्शन में, और यहाँ तो इनमें से कोई भी चीज़ सही नहीं है। अब स्टूडेंट्स, ये जो छोटी छोटी बॉल्स होती है ना, इनको हम ग्रीस कर देते हैं या ऑयल कर देते हैं या बहुत स्मूथ बना देते हैं। अब ये जो बॉल है ये आपस में एक दूसरे को ग्राइंड नहीं कर रही, ये आपस में एक दूसरे पे रोल हो रही हैं। तो ये बॉल्स क्या होती हैं? रोल होती हैं, और रोल क्या शो कर रही है? रोलिंग फ्रिक्शन। सो यहां पे अगर यही एक दूसरे पे स्लाइड करते तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अगेन फ्रिक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता। लेकिन जहां पे रोलिंग फ्रिक्शन आ गया वहां पे फ्रिक्शन की इंटेंसिटी अपने आप कम हो गई। अब इससे क्या होगा? फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। समझ आई बात? तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ coming to question number 14, a spring balance can be used to measure। जो spring balance हमने देखा था, जिसमें spring था, हुक था, जिसमें हम चीज़ों को टंगा देते थे या पुल पुश करते थे, उससे हमें क्या पता चलता है? चलो, A mass of an object and force acting on an object, कितना मास है और कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है।
दूसरा फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितना डेंस है वो ऑब्जेक्ट ये पता चलता है, और फोर्स, या हमें ये पता चलता है कि फोर्स कितना एक्ट हो रहा है उस ऑब्जेक्ट पे और उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, या हमें सिर्फ वेट पता चलता है। तो स्टूडेंट्स इसका सबसे करेक्ट आंसर है कि स्प्रिंग बैलेंस से आपको फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बारे में पता चलता है। इज दैट क्लियर? स्केल क्या है स्प्रिंग बैलेंस का, कौन बताएगा? जल्दी से मुझे बताओ, स्प्रिंग बैलेंस का स्केल क्या होता है, किसमें, कौन सी यूनिट में आते हैं उसके आंसर्स? न्यूटन, वेरी गुड। चलो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, द फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस डज नॉट, मैंने क्या बोला था, जब जब ऐसी चीजें आए ना, डज नॉट, इनकरेक्ट, करेक्ट, ट्रू, नॉट ट्रू, सबसे पहले उसको अंडरलाइन कर दो या गोला बना दो, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आप गलतियां कम करोगे क्वेश्चन में। सो द फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इनमें से बताना है कि किन चीजों पे फ्रिक्शन नहीं निर्भर करता। इन 4 चीजों में से कोई एक ऑप्शन है जिसपे फ्रिक्शन कोई भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है? पहला ऑप्शन है अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया। क्या सरफेस एरिया पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है? दो ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया में कि वो कांटेक्ट में है, कितने कांटेक्ट में, इस पे निर्भर करता है। दूसरा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच टेंड्स टू मूव दिस ऑन द सरफेस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, कितना वजन है उस ऑब्जेक्ट का जो हमें मूव कराना है दूसरे सरफेस के ऊपर। या डिग्री ऑफ स्मूथनेस, क्या स्मूथनेस से फर्क पड़ता है फ्रिक्शन पे। डी, या रफनेस से फर्क पड़ता है। सो स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ज्यादा आसान सवाल है। कितने आसानी से मैम ने आपसे पूछा है, आप खुद बताओ। क्या सरफेस पे वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया है वो कांटेक्ट में? नहीं, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता सरफेस एरिया पे, लेकिन वजन पे जरूर करता है। वजन ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा है। वजन अगर चीज का ज्यादा है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको फ्रिक्शन ओवरकम करने के लिए। स्मूथनेस, बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे कम फ्रिक्शन, रफ सरफेस पे ज्यादा फ्रिक्शन। तो वेट, रफनेस, स्मूथनेस, इन तीनों चीजों पे फ्रिक्शन निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा, बट सरफेस एरिया पे नहीं करता। अब आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि डज नॉट डिपेंड। अब आपको एक ऑप्शन बताना है जिसपे फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड। सो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। इज दैट क्लियर? चलिए, coming to question number 16, a boy rolls a rubber ball on a wooden surface। अब एक बच्चा है जिसने वुडन सरफेस पे एक रबर बॉल को रोल करा, ठीक है? तो एक रबर बॉल को रोल करा। अब ये जो रबर बॉल है ये ट्रैवल करती है शॉर्ट डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। अब ये जो रबर बॉल है ये एक डिस्टेंस पे आके अपने आप ही रुक जाती है। अब ये जो डिस्टेंस है ना ए, सपोज ए, जो ए डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा छोटा डिस्टेंस है, ठीक है? अब टू मेक द सेम बॉल ट्रैवल अ लॉन्गर डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू द रेस्ट ही में। अब अगर इसी बॉल को इस बच्चे को दूर डिस्टेंस, सपोज बी, इसी बॉल को दूर डिस्टेंस बी तक जाके रोकना है तो उस बच्चे को इस सरफेस के साथ क्या करना चाहिए? अब आप खुद बताओ, उस बच्चे को इस सरफेस के साथ क्या करना चाहिए? अब वो है वुडन, तो रफनेस थोड़ी तो ज्यादा है, रफनेस ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा है तो छोटे डिस्टेंस में ही बॉल रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स विल ट्राई टू स्टॉप द बॉल। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और वो बॉल को जल्दी रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन यही अगर आपको इस बॉल को ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कराना है तो सरफेस कैसा यूज करना पड़ेगा? जल्दी से बताओ, यही बॉल को अगर आपको ज्यादा डिस्टेंस मूव करना है तो सरफेस कैसा करना पड़ेगा? स्मूथ करना पड़ेगा ना। चलो ऑप्शन देखते हैं। चलो, ए है स्प्रेड अ कारपेट ऑन द वुडन सरफेस, एक बढ़िया सा कारपेट बिछा दो वुडन सरफेस के ऊपर, ठीक है? दूसरा, कवर द बॉल विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ, ये जो बॉल है इसके ऊपर बढ़िया कपड़ा
पूरे अच्छे से कवर कर दो। तीसरा कह रहे हैं स्प्रिंकल टैल्कम पाउडर, ये जो पाउडर होता है ना जो कैरम में हम ऊपर से लगाते हैं, छिड़कते हैं, ठीक है, वो छिड़क दो ऑन द वुडन सर्फेस। अब ये जो वुडन सर्फेस है इसके ऊपर पाउडर स्प्रेड कर दो। स्प्रिंकल सैंड ऑन द वुडन सर्फेस, या तो इसके ऊपर है ना रेत ऐड कर दो। अब खुद दिमाग लगाओ। सबसे पहले ऑप्शन में आपसे क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले ऑप्शन में आपसे कहा जा रहा है स्प्रेड अ कारपेट ओवर अ वुडन सरफेस। अब एक बात बताओ, ये जो कारपेट है ये क्या है? ये उस सरफेस का रफनेस इंक्रीज करेगा या स्मूथनेस इंक्रीज करेगा? रफनेस इंक्रीज करेगा ना। कारपेट कितना थिक कारपेट है, कितनी ज्यादा रफनेस इंक्रीज कर देगा। तो रफनेस अगर इसने इंक्रीज करा तो ये बॉल जो ए तक आ रही है ना, ये जो ए तक डिस्टेंस आ रही है ना, ये उतना भी नहीं आएगी, ये पहले ही यहीं कहीं बॉल रुक जाएगी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे, कवर द बॉल विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब बात तो वही होगी ना, मोटा कारपेट बिछा दो या बॉल के ऊपर कपड़ा बिछा दो, तो क्या होगा? दोनों ने ही रफनेस इंक्रीज कर दी, फ्रिक्शन बढ़ गया, बॉल जल्दी रुक जाएगी, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पे, स्प्रिंकल टैल्कम पाउडर। वही कंसेप्ट जो हम कैरम की गोटियों के साथ करते हैं। वुडन सरफेस रहता है, उसके ऊपर पाउडर स्प्रेड करते हैं ताकि हमारी गोटियां इजीली ग्लाइड हो जाएं। क्यों? क्योंकि पाउडर ने क्या करा? सरफेस का स्मूथनेस बढ़ा दिया। और जहां पे भी स्मूथनेस बढ़ गई तो क्या होगा? जहां पे भी स्मूथनेस बढ़ गई वहां पे फ्रिक्शन कम होगा, वहां पे फ्रिक्शन कम हो गया। और क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गया तो ये जो बॉल है ये क्या करेगी? ये ज्यादा दूर डिस्टेंस तक ट्रैवल कर पाएगी। इज दैट क्लियर? सो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आते हैं आखिरी ऑप्शन पे, स्प्रिंकल सैंड ऑन द वुडन सरफेस। यार सैंड तो अगेन रफ कर देगी, तो वापस से ये बॉल छोटे डिस्टेंस में रुक जाएगी आकर, ठीक है, क्योंकि सैंड ने क्या करा? सैंड ने भी फ्रिक्शन को इंक्रीज कर दिया। सैंड भी फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देगी। इज दैट क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। इज दैट क्लियर? चलिए, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इन अ लार्ज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जहां पे 4 रास्ते हैं मेन रोड तक पहुंचने में। इज दैट क्लियर? तो ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, ऐसे समझते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है और ये है हमारा मेन रोड, ये है हमारा मेन रोड। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम कर देते हैं, ये है हमारा मेन रोड और ये बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे पहुंचने के 4 रास्ते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहुंचने के 4 रास्ते हैं, देख लेते हैं। पहला रास्ता जो है ये रहा मेरा एक रोड, ये रहा मेरा दूसरा रोड, ये रहा तीसरा रोड और ये रहा चौथा रोड। इज दैट क्लियर? सो इस मेन रोड तक पहुंचने के आपके पास 4 रास्ते हैं। ओके, 1 2 3 4। ओके, नाउ वन ऑफ द पाथ हैज लूज सॉइल। जो पहला वाला है उसके ऊपर क्या है? लूज सॉइल। लूज सॉइल क्या होती है? एकदम बिखरी हुई लूज जो सॉइल होती है वो बिछी हुई है, ठीक है। सेकंड वाले के पास है पॉलिश्ड मार्बल। अब इसके पास है एकदम चिकना मार्बल। क्या है? एकदम ही स्मूथ पॉलिश्ड मार्बल। अब तीसरे वाले में ना ईंटें, ब्रिक्स है, एकदम ईंटें बिछी हुई हैं। ओके, अब चौथे वाले का ग्रेवल सरफेस। कौन सा सरफेस? आपने वो देखा है ग्रेवल कैसे समझाऊं मैं आपको? जो स्टोन्स होते हैं ना, स्टोन्स, तो स्टोन्स से मिला के खुरदुरा से एक सरफेस होता है ना, उसको ग्रेवल कहते हैं। तो चौथा वाला है ग्रेवल सरफेस। इज दैट क्लियर? तो आपके पास यहाँ 4 रोड्स हैं मेन रोड तक पहुंचने के। पहले वाले में सॉइल है, दूसरे वाले में एकदम चिकना मार्बल है, तीसरे वाले में ईंटें ब्रिक्स बिछी हुई हैं, चौथे वाले में पत्थरों से एक बना हुआ ग्रेवल सरफेस है। इज दैट क्लियर? चलिए, इट इज रेनिंग हेविली। और अब एक और आपको एकदम मजेदार तड़का दे दिया हमने कि बहुत ही तेज बारिश हो रही है। क्या हो रही है? बहुत ही तेज बारिश हो रही है। अब आपको पता है बारिशों में तो वैसे ही हमारी गाड़ियों की ग्रिप
सही नहीं होती। अब यहाँ पे बहुत ही तेज बारिश हो रही है। अब द पाथ ऑन विच शी इज लीस्ट लाइकली टू स्लिप, लीस्ट लाइकली टू स्लिप मतलब कि सबसे कम चांसेस किस सड़क पर होंगे अगर हम जाएंगे, तो सबसे कम चांसेस स्लिप होने के किस सड़क पर होंगे। अब आप खुद दिमाग लगाओ, स्लिप होना है, अगर आप स्लिप हो रहे हो तो तभी स्लिप हो रहे हो जब फ्रिक्शन कम है, फ्रिक्शन बहुत बहुत कम है, जो जिसकी वजह से आपकी ग्रिप नहीं बन रही है सरफेस पे। अब अगर आपको ग्रिप अच्छी चाहिए तो फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए। अब आप खुद दिमाग लगाओ, जो सॉइल है वो लूज है, ठीक है, वो लूज, जो गीली मिट्टी, जो लूज मिट्टी होती है ना, वो है। अब ये जो सॉइल है ये फ्रिक्शन आपको डेफिनेटली देगी, ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं, यहां पे फ्रिक्शन तो होगा, ठीक है, तो यहां पे फ्रिक्शन होगा। क्यों? क्योंकि सॉइल जो है वो इतना ज्यादा स्मूथ सरफेस नहीं देगी, लेकिन हल्का सा, ठीक है, लेस रफ, तो ऐसे लिख सकते हैं हम कि लेस रफ सरफेस है। अब आ जाओ मार्बल, एकदम चिकना मार्बल। अब ये जो मार्बल है ये तो भैया बहुत ही ज्यादा स्मूथ सरफेस है। ये कैसा सरफेस है? स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस का मतलब फ्रिक्शन बहुत ही बहुत कम, यहां पे बहुत ही लेस फ्रिक्शन, यहां पे बहुत ही लेस फ्रिक्शन। तो जहां पे भी फ्रिक्शन बहुत ही कम, वहां पे सबसे ज्यादा चांसेस है स्लिप होने के। तो अगर रोड 2 से चले गए ना तो तुरंत ही स्लिप हो जाओगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन एकदम ना के बराबर है, इतना स्मूथ सरफेस जो है। अब आ जाओ तीसरे, ईंट, ईंट है, फ्रिक्शन तो है, ठीक है, ईंट है, फ्रिक्शन तो है। अब यहां पे फ्रिक्शन है, लेकिन यहां पे भी कह सकते हो रफनेस तो है। लेकिन जब मैं बात करूंगी चौथे रोड की, ग्रेवल की, जहां पे बहुत ही ज्यादा खुरदुरा सरफेस है, अब ये जो इतना ज्यादा रफ है, अब यहां पे मैक्सिमम रफनेस है। क्या है? मैक्सिमम रफनेस। जिस सड़क पे मैक्सिमम रफनेस होगी उस सड़क पे आप खुद बात बताओ, जहां पे भी मैक्सिमम रफनेस है वहां पे फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, तो स्लिप होने के चांसेस सबसे कम। आई बात समझ में? सो अगर आपको ऑप्शन आए तो आप क्या टिक करोगे? लीस्ट चांसेस ऑफ दिस गर्ल टू गेट स्लिप किस में होंगे? लूज सॉइल, पॉलिश्ड मार्बल, ब्रिक्स या ग्रेवल? खुद दिमाग लगाओ, किस में होंगे? तो सबसे कम चांसेस होंगे खुरदुरे, एकदम जो कह सकते हो ना छोटे छोटे पत्थरों से बना हुआ सरफेस जो हद खुरदुरा होता है, वहां पे सबसे कम चांसेस होंगे इसके स्लिप होने के। आई बात समझ में? चलिए, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं ताकि आपको ये याद रह जाए फॉर एवर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। प्रिया इज राइटिंग सम स्टेटमेंट्स। अब प्रिया जो है वो कुछ स्टेटमेंट्स को लिख रही हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड हेल्प हर। इनमें से एक करेक्ट स्टेटमेंट आप चूज करो और उसकी मदद करो, ठीक है। अब आपको क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट। मैंने क्या बोला? करेक्ट, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, सबसे पहले गोला लगा लो। तो यहां पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो मैंने इस करेक्ट स्टेटमेंट को गोला लगा दिया। अब higher speed of an object moving through a fluid, greater will be the friction force। जितनी ज्यादा स्पीड होगी एक ऑब्जेक्ट की थ्रू अ फ्लूइड, फ्लूइड क्या मतलब? यहाँ पे गैस और लिक्विड की बात कर रहे हैं। जितनी ज्यादा फ्लूइड, जितनी ज्यादा स्पीड से कोई भी ऑब्जेक्ट या तो हवा में उड़ रहा है या तो पानी में तैर रहा है, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स उस पर अप्लाई होगा। ड्रैग जो हमने पढ़ा था ना, उतना ही ज्यादा ड्रैग अप्लाई होगा, ठीक है। नाउ larger the size of an object moving on through a fluid, greater will be the friction force। जितना बड़ा साइज है ऑब्जेक्ट का उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स उस पे एक्ट करेगा। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? हायर द विस्कोसिटी और थिकनेस ऑफ द फ्लूइड, ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन फोर्स। जितना ज्यादा थिक यानी कि गाढ़ा पानी है या गाढ़ा
कह सकते हो हाई डेंसिटी एयर है, उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन अप्लाई होगा जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो सारे ही स्टेटमेंट्स हैं वो सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। इज दैट क्लियर? तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, उतना ही ज़्यादा ड्रैग होगा। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा ड्रैग अप्लाई होगा। जितना हाई विस्कोसिटी होगी, थिकनेस होगी फ्लूइड की, उतना ही ज़्यादा उस पर फ्रिक्शन फोर्स, उस ऑब्जेक्ट पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा। इज दैट क्लियर? तो ये चारों ही स्टेटमेंट्स प्रिया सही हैं। समझ गए? चलो now coming to question number 19, four similar cars having exactly the same mass and running at the same speed on the same road when brakes are applied at the same time। मैम ये क्या रिडल खेल रहे हो हमारे साथ? तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। चलो कौन एक्साइटेड है मेरे साथ सॉल्व करने के लिए? मैं तो बहुत हूं। अब यहाँ पे चार एक ही जैसी कार एक ही स्पीड पे एक ही रोड पे और एक ही रोड पे एक ही समय पे ब्रेक अप्लाई करती हैं। इज दैट क्लियर? तो चार कारें हैं, एक ही जैसी हैं, एक ही रोड पर हैं और एक ही टाइम पे चारों गाड़ियां ब्रेक अप्लाई करती हैं। The car come to a stop after covering a distance of, पहली कार जो है वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे आके रुकती है, दूसरी कार जो है वो 5.5 मीटर के डिस्टेंस पे आके रुकती है, तीसरी कार जो है वो 4.8 मीटर के डिस्टेंस पे आके रुकती है, चौथी कार जो है वो 5.2 मीटर के डिस्टेंस पे आके रुकती है। ठीक है, तो अब ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3 4। पहली कार आके रुकी 5 मीटर पे, दूसरी कार आके रुकी 5.5 मीटर पे, तीसरी कार आके रुकी 4.8 मीटर पे, चौथी कार आके रुकी 5.2 मीटर पे। ठीक है, नाउ the friction between the brake pads and the disc will be maximum in which distance, मतलब which car distance travel। अब आप खुद मुझे एक दिमाग लगा के बात बताओ कि यहाँ पे आपको डिस्टेंस गिवन है कि कौन सी कार किस डिस्टेंस पे आके रुक गई। तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस गिवन है जहां पे ये चारों कारें आके रुक गई, यानी कि फ्रिक्शन अप्लाई हुआ। अब आप मुझे खुद दिमाग लगाओ, सबसे ज्यादा दूर कौन सी कार गई रुकने? कौन सी कार गई सबसे ज्यादा डिस्टेंस किस कार ने ट्रैवल करा? सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करा कार नंबर 4 ने। अब आप खुद दिमाग लगाओ, जब हम पढ़ते थे कि अगर ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है तो फ्रिक्शन कम होगा ना। आप खुद दिमाग लगाओ, ये ज्यादा दूर डिस्टेंस तक चली गई, मतलब इसका जो ब्रेक पैड और फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है वो क्या है? वो कम इंटेंसिटी का है। और यहीं अगर मैं बात करूं कार नंबर 3 की, जिसने सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करा है, अब इसने सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करा है तो जो फोर्स इसको स्टॉप करने के लिए लगा, जो फ्रिक्शन फोर्स उस कार को स्टॉप करने के लिए लगा, वो सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी का होगा। तभी तो वो कार सबसे कम डिस्टेंस पे आके रुक गई। दिमाग लगा ना? बिल्कुल। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 4.8 मीटर। कोई कैलकुलेशंस नहीं करने थे, सिर्फ सिंपल आपको लॉजिक अप्लाई करना था। ठीक है, ये रहा, कोई कैलकुलेशंस नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ सिंपल लॉजिक अप्लाई करना था। वो ये था कि अगर कोई भी कार ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करी है तो उस पे जो फ्रिक्शन लगा है वो कम इंटेंसिटी का होगा, और यहीं अगर कोई कार सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करी है तो इस पे फ्रिक्शन बहुत ही हाई इंटेंसिटी का अप्लाई हुआ होगा। आई बात समझ में? चलिए, now coming to question number 20, a body shape which offers very little resistance to the flow of air or water around it is called। अब एक ऐसा शेप जो सबसे कम रेजिस्टेंस यानी कि ऑफर करता है, जब भी आप हवा में हो, जब भी आप पानी में हो, तो सबसे कम रेजिस्टेंस किस शेप में अप्लाई होता है? पहला ट्रिम लाइन शेप, दूसरा स्टीम लाइन शेप, तीसरा स्ट्रीक लाइन शेप, चौथा स्ट्रीम लाइन शेप। अब आप खुद दिमाग लगाओ, मैम ने आपको बताया था कि क्यू
सारे जो स्ट्रीमलाइन शेप होता है वो कैसे होता है, फिश का शेप कैसे होता है, आगे से पॉइंटेड, बीच में चौड़ा, फिर आके टेपर हो जाता है, ऐसा ही रहता है ना, ऐसा ही रहता है कि नहीं रहता। अब यहीं अगर मैं ड्रॉ करूं आपकी बुलेट, बुलेट कैसी होती है, आगे से नुकीली, बीच में चौड़ी और वापस आके एंड में टेपर हो जाती है। यहीं अगर मैं बात करूं चिड़िया की, तो चिड़िया का शेप कैसा रहता है, आगे से नुकीला, बीच से वापस से ऐसा रहता है कि नहीं रहता, रहता है ना, आगे से नुकीला, बीच से चौड़ा, नीचे से वापस टेपर हो गया। तो इस शेप को क्या कहते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट आगे से पॉइंटेड रहता है, बीच में आके उसकी इंक्रीज हो जाती है विड्थ, ठीक है, और एंड में आते आते वापस से टेपर होने लगता है। इस शेप को हम क्या कहते हैं, तो इस शेप को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं स्ट्रीम लाइंड शेप। इज दैट क्लियर? तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बता दो क्या है? तो ये होना चाहिए ना ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रीम लाइंड शेप। इज दैट क्लियर? चलिए, तभी जो हमारे कार्स होती हैं, जो रेसिंग कार्स होती हैं, बर्ड्स होती हैं, फिशेस होती हैं, बुलेट्स होती हैं, उन सभी का स्ट्रीमलाइन शेप होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें फ्लूइड में ट्रैवल करती हैं और फ्लूइड में ट्रैवल करने के लिए ये सबसे कम रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, और रेजिस्टेंस कम ऑफर करती हैं इसीलिए ज़्यादा जल्दी स्पीड में चली जाती हैं, वरना तो ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल ही ना कर पाए। समझ आई बात? चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, विकास इज डूइंग हिज होमवर्क विच इज गिवन बाय हिज टीचर। अब विकास जो बच्चा है वो अपना होमवर्क कर रहा है जो उसकी टीचर ने उसको दिया था। वुड यू हेल्प हिम टू चूज द करेक्ट सेंटेंस? अब आप उस बच्चे की हेल्प कर सकते हो करेक्ट सेंटेंस चूज करने में, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। पहला, द पेंसिल सेल ट्रैवल द लीस्ट डिस्टेंस ऑन द टॉवल। अब जो पेंसिल का सेल है, जो यहाँ पे पेंसिल का सेल है, सपोज एक टॉवल है और उस सेल के ऊपर मैंने पेंसिल का सेल ऐसे रखा, तो सबसे कम डिस्टेंस ये पेंसिल का सेल इस टॉवल में ट्रैवल करेगा, ठीक है। दूसरा, पेंसिल सेल ट्रैवल अ लार्जर डिस्टेंस ऑन द वेट मार्बल फ्लोर। और इसी की जगह अगर मैं मार्बल का फ्लोर लूं तो ये जो सेल है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। पेंसिल सेल ट्रैवल लेस डिस्टेंस ऑन द न्यूज़पेपर शीट देन ड्राई मार्बल फ्लोर। और जो न्यूज़पेपर शीट है उसमें कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जब ड्राई मार्बल फ्लोर की बात करें। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो ऑप्शन नंबर 1 है जहां पे पेंसिल सेल टॉवल में ट्रैवल कर रहा है, तो टॉवल क्या है? टॉवल हो गया रफ सरफेस। रफ सरफेस है तो यानी कि क्या होगा? फ्रिक्शन ज्यादा, फ्रिक्शन इज मोर। फ्रिक्शन मोर तो डिस्टेंस सबसे कम ट्रैवल होगा, लीस्ट ट्रैवल होगा। समझ आई बात? क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा है तो सबसे लीस्ट डिस्टेंस ट्रैवल होगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट में बात करें कि जो पेंसिल का सेल है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा मार्बल पे। अब मार्बल हो गया स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस पे लेस फ्रिक्शन, लेस फ्रिक्शन यानी कि मोर डिस्टेंस, लेस फ्रिक्शन यानी कि मोर डिस्टेंस। तो ये ऑप्शन भी सही है कि ये लार्जर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा मार्बल फ्लोर पे क्योंकि फ्रिक्शन कम अप्लाई हो रहा है। अब अगर मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूं, जब न्यूज़पेपर और ड्राई मार्बल फ्लोर को कंपेयर करा है, तो न्यूज़पेपर क्या है? न्यूज़पेपर है खुरदुरा। मार्बल फ्लोर क्या है? वो है स्मूथ। मार्बल फ्लोर क्या है? मार्बल फ्लोर है स्मूथ। अब आप एक बात बताओ, न्यूज़पेपर जो है वो खुरदुरा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा, यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा, यहाँ पे फ्रिक्शन कम। अब डिस्टेंस की बात करूं तो फ्रिक्शन ज्यादा है तो डिस्टेंस
लेस हो जाएगा क्योंकि जल्दी से स्टॉप कर देगा ना सेल को। लेकिन यही मार्बल फ्लोर पे डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यही तो उन्होंने कहा है कि जो सेल है वो न्यूज़पेपर में कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यही मार्बल के ड्राई फ्लोर पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो ये सेंटेंस भी सही हुआ। तो क्या सही आंसर होगा, हेल्प कर दो ना विकास की, बता दो उसे कि ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, so the correct answer is all of the above. Now moving towards our next question, question number 22. The two common forces that are acting everywhere around us are, ऐसे दो फोर्सेस जो हमारे पे हर टाइम हर जगह अप्लाई होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन, ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्स, फ्रिक्शन एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो कौन सा दो फोर्स है जो हम पे हर टाइम हर जगह अप्लाई होता है? ऑप्शन नंबर ए, ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन फोर्स हम पे हर जगह हर समय अप्लाई होता है। समझ में आई बात? चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, इफ वी अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट। अब यहां पे सपोज आप ये मान लो, ठीक है, ये मान लो कि ये है राइट डायरेक्शन, ये है लेफ्ट डायरेक्शन मेरे अकॉर्डिंग। अब यहां पे अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, तो फ्रिक्शन किस साइड पे अप्लाई होगा? राइट डायरेक्शन पे, लेफ्ट डायरेक्शन पे? हम कुछ कह नहीं सकते, या नन ऑफ द अबव। अगर फोर्स इस डायरेक्शन पे है राइट, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन पे होगा? ऑन द लेफ्ट, ऑपोजिट डायरेक्शन पे रहता है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फ्रिक्शन ऑलवेज अप्लाइज ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स एप्लीकेशन। आई बात समझ में? चलो, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जिमनास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड। कबड्डी के टाइम पे जो रेत उठा के कोर्स चीजें होती है जो हाथ में फैला देते हैं जिमनास्ट, वो क्यों करते हैं? अब आप खुद बताओ, ये जो सैंड है ये क्या है? ये बहुत ही खुरदुरा है, यानी कि रफ है। अब अगर कोई भी चीज रफ हम अपने हाथ में ऐसे मल लेंगे तो क्या होगा? फ्रिक्शन का क्या होगा? फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। फ्रिक्शन इंक्रीज हुआ तो आपकी ग्रिप का क्या होगा? फ्रिक्शन इंक्रीज हुआ। फ्रिक्शन अगर इंक्रीज हुआ तो आपकी ग्रिप का क्या होगा? ग्रिप इंक्रीज हो जाएगी। तो ग्रिप अगर इंक्रीज हो गई तो आप इंक्रीज ग्रिप, तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे ना, आप सामने वाले ओपोनेंट को अच्छे से कस के पकड़ पाओगे, आपकी ग्रिप इंक्रीज हो गई। तो इसीलिए जो वो क्या करते हैं, टू इंक्रीज फ्रिक्शन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? दे इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर अ बेटर ग्रिप। डिक्रीज फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन डिक्रीज ही करना था तो ये तो फिसलता जाएगा आपके हाथों से। प्ले फास्ट करने के लिए, या नन ऑफ द अबव। सो इसका तो आंसर आप सबको ही पता है, ऑप्शन नंबर ए, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। इज दैट क्लियर? चलिए, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर लास्ट क्वेश्चन, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ स्मूथ सर्फेसेस। अब इसका जवाब तो आप सब, मैं चाहती हूं जल्दी से जवाब दे दो कि अगर फ्रिक्शन फोर्स एक स्मूथ सरफेस पे कैसा होता है? लेस, मोर, जीरो, नन ऑफ द अबव। जल्दी से बता दो। नन ऑफ दीज मतलब कुछ भी नहीं है इसमें से, जल्दी से। फ्रिक्शन फोर्स स्मूथ सरफेस पे कैसा होता है? कम होता है, ज्यादा होता है, बिल्कुल जीरो होता है, या इन कोई भी सही आंसर नहीं है। मैम क्या यार, इतना आसान सवाल बिल्कुल कम होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? लेस। स्मूथ सरफेस है ना, स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन कम है। फ्रिक्शन कम है तो यही तो आपका क्वेश्चन है। आई बात समझ में? चलिए, नाउ इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने फिनिश कर लिए हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और अगर आपको ऐसे ही कई नॉलेज गेन करनी है तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको एकदम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, आपको क्लिक करना है
ग्रैब ई नोट्स पे डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। एंड स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। टिल देन स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।